6, Dr. Radha Mohan Das Agarwal ji. Honorable Minister. Your statement is laid on the table of the House. The third supplementary, Dr. Bhim Singh ji. महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत जवाब दिया है समय पालन के संदर्भ में और उन्होंने उपाय भी बताने की कृपा की है, लेकिन जो जवाब आया है उसमें समय पालन का प्रतिशत औसत 77% है। हम समझते हैं कि यह बढ़ाया जाना चाहिए। स्पेसिफिक अबाउट योर क्वेश्चन तो ये समय पालन का प्रतिशतता जो 77 है, ये 100% तक ले जाने का कोई उपाय इनके पास है तो बताने की कृपा करें। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, पंक्चुअलिटी का जो मेजरमेंट होता है वो होता है कि कितनी गाड़ियां जो विद इन टाइम लिमिट है उसमें अराइव हुई, वो परसेंटेज। इसको इम्प्रूव करने के लिए 3 अलग अलग अप्रोचेज हैं। पहले तो बहुत सारे टेक्निकल टूल्स लगाए, जैसे आईटी सिस्टम बनाया कंप्लीट, फॉग सेफ्टी डिवाइसेस लगाए, कई जगह टाइम टेबल में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए एआई बेस्ड एनालिसिस किया है। फिर सेकंड है मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है, जिसमें रिमोट डायग्नोस्टिक्स, आईओटी बेस्ड सिस्टम्स। तीसरा सर, आईसीएफ से एलएचबी में जो कन्वर्जन हो रहा है कोचेस का, विच इज़ ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा कन्वर्जन हो चुका है, उसके कारण बहुत अच्छी रिलायबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि एलएचबी कोचेज आर सिग्निफिकेंटली मोर रिलायबल कंपेयर टू द आईसीएफ कोचेज। और चौथा, जो कोच से ट्रेन सेट में कन्वर्जन हो रहा है, कोच इंडिविजुअल कोचेज होते थे, ट्रेन सेट में पूरी की पूरी ट्रेन इज़ अ सिंगल सेट और उसमें अलग से लोकोमोटिव नहीं लगाने की ज़रूरत होती। तो ये जो कोच टू ट्रेन सेट कन्वर्जन है, इससे भी रिलायबिलिटी बहुत बढ़ी है। इन सब के ओवरऑल काम करने से इवन दो दी ट्रैफिक हैज़ इंक्रीज्ड सब्सटैंशियली, आज करीब 25,000 गाड़ियाँ डेली चलती है रेलवे के नेटवर्क पे, फिर भी वी आर एबल टू नाउ अचीव 24 डिविजन्स ऐसे हैं जिसमें 90% से अधिक पंक्चुअलिटी आ चुकी है और 43 डिविजन्स हैं जिसमें 80% से अधिक है, 8 डिविजन्स है जिसमें 95% से अधिक पंक्चुअलिटी आ चुकी है। मदुराई डिवीजन, जोधपुर डिवीजन, हुबली डिवीजन, भावनगर, कोटा, अहिजत नगर, रतलाम और अजमेर। ओवरऑल 77% है। आपकी बात सही है माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा कि हमें ये नंबर अभी कई यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपेरेबल है, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ ये कंपेरेबल नंबर है, लेकिन हमें असली बेंचमार्क जापान को मानना चाहिए, क्योंकि जापान में पंक्चुअलिटी का एक अलग ही पैमाना है और कई चीज़ें जापान की प्रैक्टिसेस की हम लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं। एक जो अभी अडॉप्ट किया, आपके माध्यम से मैं इस महान सदन को बताना चाहूँगा, जापान में 26 वीक्स की फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं मेंटेनेंस की। तो 26 वीक्स की फॉरवर्ड प्लानिंग से मेंटेनेंस बहुत स्मूथ होती है। तो ये काम करीब 2.5 साल पहले चालू किया था और उसका रिजल्ट अब दिखने लगा है, और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस और ज़्यादा डीपन होएगी और इस्टेब्लिश हो जाएगी, इसका एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देश में दिखने लगेगा। Fourth supplementary through P. Wilson ji. Chairman sir. Honorable Minister sir, you have given reply to the capacity increase of existing network for last 11 years and completion of infrastructure in various parts of country. Sir, through this August House, I wanted to know whether the government has considered developing a high-speed rail corridor like a bullet train or a Vande Bharat Express connecting Chennai and Delhi, either directly or as a part of an integrated national high-speed rail network to strengthen the north-south connectivity. Thank you, Chairman, sir. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, by now we have been able to upgrade about 80% of our tracks. Track upgradation is a very major program that we have taken in the last decade, and unlike in the past, when the tracks were not really upgraded at this pace, now the track upgradation is very, very serious exercise, and this has really resulted in very good outcome also. Today, about 79.7% or 79.8%, approximately 80% of the tracks are now upgraded to 110 kmph, and about 50% tracks are now upgraded to semi-high speed, the point that Honorable Member has raised.
that is up to 130 kmph. In parallel, we have taken up bullet train projects. 7 new projects have been announced, and Chennai is getting 2 projects. One is Chennai to Hyderabad, second is Chennai to Bengaluru. And with this, Chennai to Bengaluru distance will really shrink. Chennai to Bengaluru journey will become a 73-minute journey, Honorable Chairman, sir. 5th supplementary, Dr. Lakshman ji. Chairman, sir, Indian Railways, as rightly pointed out by our Honorable Minister, made measurable progress in both upgradation and punctuality in the last few years. I'm really happy to know that even it has touched 80% punctuality and in divisions up to 97%. Sir, through you, I would like to know from the Honorable Minister whether passenger-facing real-time punctuality dashboards and open data APIs will be introduced so researchers and the public can independently analyze delay causes and trends, sir. Thank you. Honorable member has asked a very important point, sir, and his suggestion is very valid. We have given the research work to IIT Mumbai, and IIT Madras is also doing some work on it. There are other researchers also who have been given the task to look at the entire timetable. And in the recent times, IIT Bombay has done some very good work on this entire timetable optimization, which now is taken up by CRIS, the Railway Information System Managing Entity, and they are now updating in a real time. So this has given us very good tool for optimizing the network. It's a very complex network, Honorable Chairman, sir. And given the size and magnitude of the operations, we operate about 25,000 trains every day. One of the key challenges we face is it's a mixed traffic. Many countries like Japan, South Korea, Taiwan, they basically constructed passenger corridors separate, and the conventional lines were reserved then for the freight corridors. So that really helped them. So this is the thought process by which in the current budget, new high-speed passenger corridors, 7 corridors have been announced in the recent budgets. Now, question number 227, Shriman Javed Ali Khan ji. Honorable Minister. रख दिया गया। The माननीय first सभापति supplementary, जी, Shriman Javed Ali Khan ji. माननीय सभापति जी, हथकरघा उत्पादन के लिए वस्तुओं के आरक्षण अधिनियम 1985 के संबंध में मेरा ये प्रश्न है। मैंने माननीय मंत्री जी से जो जानना चाहा था, मंत्री जी ने तो उसका बहुत अच्छा जवाब दिया है कि हथकरघा का एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया हो रहा और इंपोर्ट बिल्कुल नहीं हो रहा। Please be specific about your question. Please be sharp. बहुत दिनों में नंबर आया है सर, थोड़ा पूछने दीजिए। Please. सर, मेरा प्रश्न ये है कि आज भारत के बाजार में चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश के वस्त्रों की भरमार है और इस एक्ट के तहत धारा 3 में कुछ वस्तुएं संरक्षित कर दी गई हैं कि ये हैंडलूम में ही बनेंगी, जैसे साड़ी, धोती, तौलिया, लेकिन विदेशों से बनकर के ये उत्पाद हमारे देश के अंदर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में बिक रहे हैं। यहां तक कि बनारसी साड़ी तक चाइना की बनी हुई आ रही है, जो हमारे हथकरघा उद्योग को प्रभावित कर रही है। और इसी एक्ट की धारा है सर, जिसमें 4 धारा, जिसमें एक सलाहकार समिति तय करती है कि कौन कौन से उत्पादों के लिए हथकरघा क्षेत्र का आरक्षण है। वो 11 वस्तुएं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि इन 11 वस्तुएं जो आरक्षित की गई हैं सलाहकार समिति की सिफारिश पर, उनमें क्या विदेशों से उत्पाद आकर के हमारे बाजारों में बिक रहे हैं, और क्या सलाहकार समिति जो इसकी निगरानी करती है उसका गठन हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक? Honorable Minister. माननीय सदस्य जावेद साहब बहुत विद्वान आदमी हैं, अनुभवी भी हैं और अनुभवी के बगल में भी बैठे हुए हैं और इसलिए उनके प्रश्न भी शरीर के अनुरूप ही है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस मुख्य विषय को लाया
और उसमें ये समझने की जरूरत होगी कि हैंडलूम क्या कर रहा है, उसके दायरे क्या है। 11 को इन्होंने दिया है सलाहकार सभी, उसका भी मैं जवाब देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अरे जयराम बाबू, जयराम बाबू, जयराम बाबू, जयराम बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा कि हर चीज पे उंगली उठा दीजिएगा बैठे बैठे। हम जवाब ही दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हम 15 मिनट तक सुनते रहेंगे मिनिस्टर, वो 15 मिनट तक भाषण देंगे, आप वहां से Honorable Minister, please attest to the chair, please. Please attest to the chair. फिर से मैं बोलता हूं, उनको अच्छा लगे या ना लगे। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान भारतीय हैंडलूम सेक्टर है, इसी का ये जवाब है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार 2015 में जो ढिढोरा पीटते हैं गरीबों के मसीहा बनने का, एक कहा कि गरीबी खत्म कर देंगे, कभी बुनकरों को सम्मान नहीं दिया। 2015 में 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस मनाने का शुरुआत किया, या सुनने का धैर्य रखिए, हैंडलूम डे के रूप में मनाने का शुरुआत किया। यह एक संदेश था कि देश अपने बुनकरों के सम्मान और योगदान को अब खुले दिल से स्वीकार रहा है, उसका भी जवाब दे रहा हूं। आज दुनिया का 95% हैंडलूम भारत में ही बनता है, और ये वीमेन लेड सेक्टर है। 70% महिलाएं ही इसमें भागीदार है। हम उधर नहीं देखेंगे, वो जितना बोलना है बोलते रहे। और आज देश में 28.20 लाख लूम, ये प्रतिदिन, पहले इसका कोई सेंसस नहीं था, हमने 24/7 बना दिया। हर ट्रेनिंग ले बीभर से जुड़ा हुआ है। मैं उसके प्रश्नों का जवाब पर आ रहा हूं। लोग भरते जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 28 लाख लूम, जिसमें 25 लाख ग्रामीण सेक्टर में है, और इस सेक्टर में 35.22 लाख बुनकर कामगार जुड़े हुए हैं। ये सुनना पड़ेगा। पहले डिजाइन सेंटर, पहले कामगारों के लिए डिजाइन सेंटर नहीं था, समर्थ जैसा स्कीम भी नहीं था। अब समर्थ स्कीम है, और ये स्कीम लूटने का नहीं है, ये एम्प्लॉयर को देता हूं, हैंडलूम को देता हूं, हैंडीक्राफ्ट को देता हूं, और वो 100% रोजगार और स्वरोजगार है। यह सेक्टर वास्तव में, फिर वही आता हूं, सबका साथ सबका विकास है। और अनुसूचित जाति जनजाति 10 लाख से अधिक कामगार काम कर रहे हैं। Honorable Minister, you be specific about your answer, please. Be sharp. You need not explain every word of them. Please be महोदय, मैं specific जवाब about your answer. देता हूं, मैं 1 मिनट में जवाब दे रहा हूं, लेकिन एक चीज बताया जाए, वो प्रश्न करने के लिए 7 मिनट तक पूरा ब्यौरा दिए, और हमको 3 पेज नहीं पढ़ने दीजिएगा। ये इसलिए हम 1 मिनट तो सुने, धैर्य तो रहे। सरकार की अच्छाई को सुनना कोई बुरा काम तो नहीं है, हम तो किसी को गाली दे नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हैंडलूम आज सचमुच में नहीं के बराबर इंपोर्ट हो रहा है। 2004 से 14 के बीच में कोई बीभर सर्विस सेंटर नहीं था। केवल
बीच में सर्वर सेट, अरे सुनिए तो, सुनिए, उड़किए मत। I will please take you seat. अरे मैं ये कह रहा हूँ सभापति महोदय Honorable कि Minister, you be very specific 4 about- से 14 के बीच में कोई नया नहीं खोला। Please be हम sharp and हम तो please, ये yes. कह रहे हैं, अब समझते नहीं हैं, ये सच्चाई है। We have to pass on to the second 14 के supplementary, बाद please. मोदी जी ने 4 2 6 नया I will ask him to go for the second supplementary. You can answer, please, please. The second supplementary from Shriman Javed Ali Khan ji. Second supplementary. सर, You have to answer for 5 questions. Don't worry. माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, मेरा अनुरोध है Please, आपसे, please, please. Be मैं कोई honorable. वाद विवाद नहीं कर रहा। मेरे जो लिखित सवाल हैं वो और सप्लीमेंट्री, उनको आप जरा नजर डाल लीजिएगा और मंत्री जी के जवाब पर भी नजर डाल लीजिएगा। Sir, you please be specific about your question. Otherwise, Mantri will give a lamba answer. Please. सर, 20 फरवरी 2026 पिछले महीने माननीय मंत्री जी के मंत्रालय ने एक कॉन्सेप्ट नोट सर्कुलेट किया है जिसमें 2030 तक $100 बिलियन का एक्सपोर्ट हथकरघा से करने की योजना है। वैसे तो ट्रेड डील पर सवाल लेते नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड डील हुई है, जो अभी 18% का टैरिफ है, कल न जाने 50% हो या 60% हो, उसके चलते हुए ये $100 बिलियन का एक्सपोर्ट हथकरघा आइटम्स का करने की क्या योजना है मंत्री जी की, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। और बांग्लादेश जीरो है, बांग्लादेश का टैरिफ जीरो है। Please, please. Honorable Minister. महोदय, मैं इनको एक एक चीज का जवाब देता हूं, लेकिन विद्वान लोग थोड़ा धैर्य से सुने। विद्वान लोग थोड़ा धैर्य से सुने। इन्होंने कहा कि क्या इनका है $100 बिलियन का। मैं सर्वप्रथम तो ये कहूंगा $100 बिलियन का टोटल टेक्सटाइल का है, टोटल टेक्सटाइल का है। इसलिए इसको भी अपने में शुद्ध कर ले कि हैंडलूम का नहीं है। अगर आपको किसी ने जानकारी दी है तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपके साथ। आप जहां तक कह रहे हैं, मैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज के जमाने में हैंडलूम के कपड़े और मिल के कपड़े से लोग कंपेयर करते हैं कि आप तो हजूर इसके जाने माने एक्सपर्ट रहे हैं आप इस, तो हम हैंडलूम को कोशिश कर रहे हैं कि नीश प्रोडक्ट में ले जाएं। अभी हमने 6 ऐसे बीभर सर्विस सेंटर हैं जिनसे 16 डिस्ट्रिक्ट है और देश में 29 बीभर सेंटर है, जिससे लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। वहां पर जब हमारे बीभर को ज्ञान होगा, उनको मार्केट मिलेगा, उनको मार्केट एक्सेस का एक्सपोर्ट के लिए होगा। अभी कान खोल के सुने कि यूएस में और यूरोप में हम 2 जगह अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मदद से, एसपीईसी पहला उसमें है, हब एंड स्पोक मॉडल पर जो हमारे छोटे छोटे बुनकर हैं, जो गारमेंट्स भी बना रहे हैं और भी कपड़े बना रहे हैं, उनके कपड़े सीधे वहां जाएगा
उसके लिए कोई कंटेनर उनको बुक नहीं करना पड़ेगा, तो वहां उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अप स्किलिंग का। और पहला लक्ष्य रखा है केवल ट्रेनिंग, डिजाइन सेंटर वहां है। डिजाइन सेंटर में उस स्टूडियो में उनको डिजाइनिंग भी सिखाया जाएगा। और तो और अब AI टेक्नोलॉजी का सवाल है, केवल नंग धरग होने से AI नहीं खराब हो जाएगा। लोग भले रहें नंग धरग, लेकिन AI ट्रेनिंग Unparliamentary. If anything is unparliamentary, that will be removed. If anything is unparliamentary, that will be expunged. सुनने में पूरा देश को बदनाम करने का काम किया, अभी सुनने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या है? सुनिए, Please be specific about your answer. हम बता रहे हैं Minister sir, please. महोदय, हम इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड से व्यवस्थित कर रहे हैं। 300 इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड दे रखा है। और AI, जिस AI के खिलाफ में ये लोग हैं, वो AI के माध्यम से एक भी गड़बड़ होता है डिजाइन तुरंत रोक देता है। सीखना हो तो सीख ले जा सकते। और महोदय, वही नहीं, हमने AI समिट में महोदय, हम नहीं देख रहे हैं उधर के कौन क्या बोल रहे हैं, हम तो केवल आपको देख रहे हैं महोदय। अब जिनको बोलने की आदत है बोलते रहे। महोदय, नए पैटर्न का जकार्ड विधिक ट्रेनिंग भी वहां देंगे, देना शुरू किया। क्वालिटी कंट्रोल, एक्सपोर्ट क्वालिटी पर फोकस करना और 40 से 50% प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। ये एक्सपोर्ट के लिए ये जो हमारा विभिन्न सर्विस सेंटर है, इसको निफ्ट से भी जोड़ा है। वो निफ्ट के बच्चे, निफ्ट के टीचर वहां जाके डिजाइनर को डिजाइन भी देंगे और उनके साथ मिलकर के एक मार्केट असेसमेंट भी करके उनके साथ। और NSPDC सूता भी इनको सूता भी दिया जाएगा। अब सूता को कैसे बोले, हम लोग सूतरी तो बोल नहीं सकते महोदय, याद बोल देता हूँ अंग्रेजी। Honorable Minister, 3 more supplementaries are there. Please, सर 3 more supplementaries are there. सर तो हम NSDP के माध्यम से इनको यान देता हूँ, मार्केट लिंकेज भी करता हूँ, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन पर फोकस भी करता हूँ। और तो और अगर कहें कि कहाँ कहाँ ये खोल रहे हैं, आसाम में गुवाहाटी अभी ट्रायल में, उड़ीसा भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल में भी डायरेक्ट साहब चले गए। सबका साथ सबका विकास, हम इधर उधर नहीं करते। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। महोदय, मैं आपसे ये कहूं कि देश के अंदर हम टेक्सटाइल ट्रेड प्रमोशन 6 देश में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, नए लोगों को हैंड होल्डिंग कर रहा हूं, ये मैं इनसे कह रहा हूं। Now, third supplementary, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। सर, माननीय मंत्री जी मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे इतनी प्रार्थना करूंगा कि वे मेरा उत्तर सूक्ष्म दें। माननीय सभापति सर, मेरा उनसे प्रश्न ये है, केंद्र सरकार करोड़ों सैकड़ों करोड़ों के कपड़े खरीदती है, हमारा बैंडेज खरीदती है और ये सब हैंडलूम में बनते हैं। क्या माननीय मंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आप अनुरोध करेंगे, आपकी कितनी चलती मुझे नहीं मालूम, लेकिन अनुरोध करेंगे क्या कि आप सरकारी खरीद में हैंडलूम और खादी का
आरक्षण करें। Vijay Singh ji, you also going to get the answer in the very longest So I speech. advise- Please be specific Sir, about your my question has come. Sir, my question. I Sir, think my one question has question come. will take the whole Sir, question. he hour, claims please. to be my relation, so I'm I asking know him him to give a and you direct, also know him. direct action. So you have to be very specific. Sir, specific question Otherwise is. he will give you reply for Sir, every words. my question is very specific, sir. Will honorable minister prevail upon his honorable prime minister to reserve purchase of handloom and khadi cloth in government usage? Will he do that, sir? This is my question. That is your question. Thank you, sir. Honorable Minister. And sir, let me also remind him, the Handloom Protection Act came in 1985 when Congress party was in government. Honorable Minister. महोदय, पहले तो हम लिस्ट ले आए हैं, कुछ खोजने का मौका दिया जाए कि इनके कई मुगल सम्राट से भी रिश्तेदारी रहा, तो मैं वो भी रिश्तेदारी का सूची दूंगा। जहां तक इन्होंने जो विषय रखा है, ये विषय इनको जान करके खुशी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने यूनिफॉर्म जितना बनता है वो हैंडलूम से खरीदने की व्यवस्था की गई है और इसकी चिंता न करें। दूसरा मैं निवेदन करूंगा, इनको अपॉइंटमेंट मिलता है कि नहीं अपने युवराज से मैं नहीं जानता, लेकिन हमको प्रधानमंत्री से 5 मिनट में बातें होती रहती है जब चाहता है। और दूसरा, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं, ये माने या ना माने, लेकिन प्रधानमंत्री सबके होते हैं। Fourth supplementary, Ms. Dolasan ji. Thank you, Chairman, sir. Through you, I want to know from the Union Government and Honorable Minister that whether the Mandatory Food Packaging Material Act 1987 has been diluted by the department, and if so, what preventive measure is going to take by the Union Government to protect handloom and textile industry and for the betterment of the health of our countrymen. Why the Union Government run National Textile Corporation, NTC, NGMC of handloom industry are all closed for the last few years. What measures are going to take to prevent this, and what our Honorable Minister has stated already in the floor of the House, whether he will authenticate all those data. Thank you. Honorable Minister. जो भी एक तो अभी प्रमाणित ये कर दें कि जो पूछ रही हैं वो हैंडलूम से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये अभी प्रमाणित कर दें। इतने पुराने सदस्य हैं, ये कहाँ का कुनमा जोड़ रही थी, इनके दिमाग पर झूठ बैठा हुआ है फूड ग्रेन, और ये पूछ रही हैं कि इसमें हैंडलूम का है। महोदय, सरकार प्रतिबद्ध है फूड ग्रेन के लिए, जो होता है वो जूट में है, हैंडलूम में नहीं है। The fifth supplementary, Honorable Member Srimati Ranjit Ranjan ji. जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ, चूंकि ये मुद्दा हस्तकरघा उद्योग आयात सस्ते आज से जुड़ा हुआ है, मैं कश्मीर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ सर, आपके माध्यम से। बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे जब आप जो कालीन बनाते हैं, जो एक आर्ट है, जो शॉल बनाते हैं, जो हाथ से बनाते हैं सर, 6 महीने से लेकर 3-3 साल लगते हैं। कोई शॉल 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का शॉल और कारपेट है, लेकिन उनका निर्यात दिनों दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि हम सस्ते दाम में
उनकी जगह मशीन के कारपेट ने ले ली है, जो हाथ से बुनकर वहां पे 70 साल का बुजुर्ग भी सर बिना चश्मे के 6-6 महीने, साल 2-2 साल वो बुन के वो आर्ट है। कहा जाता है सर कश्मीर में कि ये अब आखिरी सांस लेती हुई आर्ट है, कला है। तो क्या सरकार कश्मीर की इस कला को बचाने के लिए कोई पैसिफिक योजना लेके आ रही है, ताकि हमारी ये जो कला है जिसका पूरे विदेशों में चर्चा होती है लेकिन मर रही है, बुनकर के जो सर युवा हैं वो अब इस आर्ट की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ही मिनिमम मजदूरी के रूप में उसका आर्ट का पैसा मिलता है। तो सरकार क्या इस तरफ गंभीरता से कश्मीरी आर्ट को बचाने के बारे में सोच रही है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऑनरेबल मिनिस्टर महोदय, मैं इनके सुझाव को सर आंखों रखता हूं, क्योंकि ये जिस तरह से संवेदना प्रकट की है भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने वहां सबसे पहला काम किया है, सिल्क की पहचान के लिए एक लैब दिया। जब तक आज सिल्क में, और दूसरा कारीगर वो जो कारपेट है, कैसे प्रमोट करें, कारपेट को प्रमोट करने के लिए और उनके जो कपड़े बनाते हैं, शॉल बनाती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए हम विदेश भेजते हैं, बाजार देते हैं। अब जहां तक मार्केट का सवाल है महोदय, कि अभी भी दुनिया के बाजार में हैंडमेड का डिमांड है। ये अलग बात है कि पैटर्न, कलर, लोग अब दूसरे सूते में आ गए हैं, आप जानते हैं। तो मैं इनके संवेदना को, मैं अपना संवेदना इससे पहले ले चुका हूं और प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर ज्यादा चिंतित हैं। ओहो, नाउ क्वेश्चन नंबर 228, डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Sir, question number 228, sir. Honorable Minister. Sir, a statement is laid on the table of the House. The first supplementary, Dr. John Britta ji. Thank you, sir. Sir, one good thing about the Railway Ministry is that he's an expert in showcasing and marketing. And no wonder he is given the additional portfolio of information broadcasting, sir. Sir, he has given 7 surveys in the 5-page answer. And one of the surveys, sir, one of the survey was announced in the 2018-19 budget, that is Shornur-Ernakulam. Southern Railway informed me that the DPR has been submitted and he is sitting on this DPR for last 1 year. Still he speaks about the survey, sir. Sir, on a specific question, he has said that Shri E. Sridharan's letter has been forwarded to Railway Board for examination. My question to him is that, examination for what? Is it for railways to prepare the DPR or to authorize Shri Sridharan to prepare the DPR? And will he consider this proposed project as a high-speed corridor, since Kerala has been left out from the high-speed corridors announced in the budget? Honorable Minister. Sir, honorable member has made a very derogatory remark. Definitely this is not, No, please, he takes it. Definitely this is Honorable Minister is answering. He is capable of answering to every word of him. You please don't worry about it. I would like to give a very specific answer to his question. Dr. Sridharan has given a proposal. I have the proposal with me. This, and I would like to also commend and appreciate the services of Dr. Sridharan. Even at 93 years, he is so active and he is so always looking at new ideas. Dr. Sridharan's proposal basically says that the state government has no expertise in railways. Second, he says his proposal is basically for a 180 kmph railway line. He has given option of 16 tons low axle load railway line at standard gauge, and he has proposed a elevated line throughout the entire north to south in Kerala.
His estimate is about 54,000 crore rupees for the elevated line. We have examined it in full detail. We are actually, we intend to call him very soon for discussions on this proposal. Normally, elevated lines cost about 300 crore rupees per kilometer. So basically today we have three options to make sure that Kerala has very good connectivity throughout the state. Option number one is what the state government had given, the K-Rail project, which was on an embankment. Option two is what railway has taken up, the surveys all the way from Mangalore to Shornur, Shornur to Coimbatore, then Shornur to Ernakulam, Ernakulam to Kayankulam via Kottayam, then Kayankulam to Thiruvananthapuram, and Thiruvananthapuram to Nagercoil. So that's one, basically, that is on surface. Option three is what Dr. Sridharan has proposed, which is on elevated. Now, out of these three options, we have to look at what is the best option and what is the most cost effective and which is the solution which actually solves the problem. The real issue is not that, sir. The real issue is that between Congress and left, there is a very interesting alliance. I call it CCP, Communist Congress Party, and their only and only aim is to stop every project which goes on in Kerala. And, sir, each and every project which is there in Kerala, they have no intention. I had a little allegation against the ministry. They have no intention, sir, to complete any project. We have given money for land acquisition. They don't want to acquire land. You please take your seat. In your second supplementary, you can raise it. Whatever you should not. Sir, 100. Please take your seat. Sir, please take your seat. Please. Sir, let him continue. Sir, 106 ROBs and RUBs are pending because the state government is not giving any support for that. Sir, 1,900 crore rupees have been deposited for land acquisition. We don't know what is the situation of land acquisition. Sir, Shabri line, which has been there for so many years, such an important, after so much persuasion, finally the state government has started the land acquisition. Sir, is this the way to serve the people of Kerala, sir? And after that, honorable member makes such allegations. First, he should look at his own thing before he makes allegations. Bidaji, let him say. You are now. You can ask him again whatever you want, sir. You should show fraction of consideration which is showed to Mr. Mittal yesterday. Sir, I had asked a specific question. Who will prepare the DPR on the basis of the proposal of Sridharan, and will it be considered a high-speed corridor as Kerala has been left out? He didn't answer that. He made some wild political allegation. Sir, my second supplementary to him is that he is showcasing all the projects which were announced, say, 12 years back, 15 years back. He talked about Shabli railway line. It was announced 28 years back when Mr. Devagowda was the Prime Minister. Mr. Devagowda is still here, sir. You can check with him. At that time, sir, it has to be executed by the railway alone. After 28 years, they made the state government to share the expenditure. Is it fair? Now he is accusing the state government of not cooperating. So my question to him is that, is it prudent on his part to showcase all the old proposals announced in the railway budgets, starting, say, 1996 onwards, and presenting a picture that he is showing abundance to Kerala, and also making such unfounded allegations against state government? My second supplementary, sir. Sir, Nemam terminal project. Now only you are coming yes, for the sir. second supplementary. Nemam terminal then project. why you are shouting? When he is speaking, you also listen to him. Yes, I will. I listen. Now they have to listen sir, when you are making your speech. Nemam terminal project, which was announced 14 years back, sir. You are also in Kerala. You know the importance of Nemam to decongest Trivandrum Center. Sir, as it was conceived, 5 pit lines and 10 stabling lines. That was part of the project.
Now he has drastically reduced it. What is it, sir? Just 2 pit lines and 3 stabling lines. In effect, what he has done is that virtual dismantling of the project's core purpose. My specific question to him is that, will he restore the project which was conceived and announced 14 years back? Honorable Minister. A very learned friend has actually proved his own point. The state of Kerala has been Keralam has been ruled by left and Congress from time to time, sir. Congress and left, sir, one by one. Sir, that is why, sir, I call it CCP, Communist Congress Party. That is why, sir, for 25 years, which Honorable Deve Gowda ji approved, that project today Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is completing. Because, sir, because this unholy alliance of Congress and left has absolutely no intention of doing any development work in Kerala, sir. That is why, sir, that is why it is taking so many years to do projects, sir. Sir, I'll once again tell, sir, that this CCP has absolutely no intention of doing any work, sir. But, sir, Prime Minister Shri Narendra Modi ji is very clear. That is why he has given funds. That is why, sir. Sir, you have to be very specific about your question. You are giving long speech, so he has to answer for everything of you. You also know why the projects get delayed in Kerala. You know very well. Sir, let him complete. Honorable Chairman, sir, I have given a very specific answer that there are 3 options now. Out of these 3 options, whichever is the best option between the 3, technically as well as economically, that option has to be taken forward, and it's a technical discussion, sir. So the technical people are examining it. I have given a very clear, specific answer to honorable member, sir. Regarding the second point about NEMAM, very clearly, sir, I want to ask the CCP alliance, whether in their 60 years of rule, did they even sanction 1 pit line in NEMAM, sir? 0, sir. 0. And today, sir, we have taken up complete expansion of Thiruvananthapuram, entire capacity expansion of Thiruvananthapuram. NEMAM is in the north, sir. Then NEMAM, Kochuveli and Thiruvananthapuram. Sorry. All these three stations, this entire region, we have taken up the capacity increase work, and NEMAM, the work is going on at a very good pace. I received the report yesterday. There was an unstart question by Honorable Britashi or some other honorable member. So there was an unstart question about that. So I got a full progress report on NEMAM. The project is progressing very well. Honorable John Britashi is a very learned journalist, and he knows how to create a false narrative. So his expertise is in false narratives. That is why he's creating that false narrative. The project of NEMAM expansion is as per the ground report, as per the feasibility, as per the actual requirement from the fields. So you mean out of the 3 proposals, 3 ways, you are definitely giving one to Kerala? You are sure about that? Sir, 3 estimations have been given. Already, sir. After going through the technicalities and the economical feasibility, you are assuring that one will be implemented. Honorable Chairman, sir, already, as this House knows, Kerala has, the budget for Kerala has increased 8 times. Now, 1 second, sir. Sir, please. Why? If you don't allow me to. Let him answer now. Sir, all these projects that we have taken up and we have completed, sir, we have done with full sincerity, and every work that we take up, Honorable Prime Minister's absolute focus on railways.
that has actually given good results throughout the country, which many honorable members keep tell. Thank you, tell me Minister. when they Thank you, meet me. Minister. Thank you so much. The third supplementary, Dr. Fauziya Khanji. Thank you, sir. Sir, does the preliminary examination of this proposal include an independent assessment of land acquisition costs, displacement projections, and environmental impact, particularly given that any alignment would pass through ecologically sensitive zones? If not, at what stage is such assessment envisaged? And will it be made public before any in-principle approval? The centre's stated policy prioritizes Vande Bharat and semi-high-speed upgrades on existing corridors over greenfield high-speed projects outside the Mumbai-Ahmedabad corridor, sir. How does this proposal fit within this policy framework? And has the ministry assessed whether targeted speed upgrades and new rolling stock of the existing coastal route could deliver comparable travel time, reductions at a fraction of the cost before committing to greenfield evaluation, sir? Honorable Minister. Honorable member has asked a question whether we are going to make an assessment of the land acquisition cost, the environmental cost, the cost of displacement, and whether the other options have been taken into consideration. My short answer is yes. We are assessing everything in a very independent manner, and as I said very clearly, we are taking into consideration all the three options before any final decision is taken. Fourth supplementary, Srimati Sudha Murthy ji. No, sir. I have not. 228. Question number 228. You are going to ask? No, sir. Or shall I call somebody else? Because I don't think I can. Anyway, sir, I want to know regarding railways. No, what I'll support the right cause. Okay? I'm a nominated person. For me, both are equal. Country is more important. Okay. No. Sir, I want to ask you, railway, this is connected with the railways. Sir, is it with the railways which I have asked? Okay. Sir, in railways, I'm asking the minister, your main earning is through freight, and that is true through coal. In case the coal business comes down, over a period of time it will come down, then how will you manage that? I wanted to know your income, because it is mainly based on coal transport. Thank you, sir. Sir, honorable member has asked a very relevant question, even though it is totally unconnected with the existing question. But I would like to give a very short answer that yes, there is a lot of effort going on in diversifying the cargo basket. We have taken up very big reform recently where we have introduced a new cement container tank so that cement cargo can increase. Now we are working on a salt container in the recent times. A lot of very good POC work has been completed. So the concept is now proven, and now it has gone for the safety checks. Now we are working on food grain, a new specialized container. Then, in a sense, moving away from being dependent on coal, that is a major focus for railways. And in that, the parcel cargo, container cargo, food grain cargo, fertilizer cargo, cement cargo, steel roll, steel coils, and then automobiles, manufactured machines. These are many of the items which we are focusing on, and the approach is basically to have very specialized solutions for those cargoes. The fifth supplementary, Shriman Mayank Kumar Nayak ji. सोमनाथ सर, माननीय चेयरमैन सर, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्रालय को नई नई ऊंचाई दे रहे हैं, जैसे वंदे भारत ट्रेन हो या आधुनिक रेलवे स्टेशन हो या देश में सबसे पहले चलने वाली बुलेट ट्रेन हो, मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि ये बुलेट ट्रेन अहमदाबाद के और मुंबई के बीच में चलने वाली है,
तो अभी का उसका स्टेटस क्या है और वो कब तक शुरू हो सकती है? थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, ये प्रश्न भी एग्जिस्टिंग जो प्रश्न है उससे संबंधित नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट का मैं लगातार रिव्यू करता हूँ, इसीलिए मैं इसका आंसर आपको दे पाऊँगा। सर, मुंबई से अहमदाबाद की जो पहली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। इसमें जो गुजरात का सेक्शन है उसमें लैंड एक्विजिशन शुरू से स्टार्ट हो गया था। महाराष्ट्र में जब तक श्री उद्धव जी ठाकरे जी सीएम थे तब तक उन्होंने लैंड एक्विजिशन के लिए परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उनके हटने के बाद में आगे प्रोजेक्ट चालू हुआ। आज सर करीब फाउंडेशन 352 किलोमीटर, पियर्स 352 किलोमीटर, गर्डर कास्टिंग 342 किलोमीटर, गर्डर लॉन्चिंग 331 किलोमीटर, ट्रैक बेड कंस्ट्रक्शन 152 किलोमीटर, ओएचई मास्ट का इरेक्शन 121 किलोमीटर और स्टेशंस 8 वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, आनंद, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरमती, इनका काम कंप्लीट होने पे आया है सर। फिर महाराष्ट्र में फाउंडेशन 77 किलोमीटर्स, पियर 67 किलोमीटर्स, गर्डर कास्टिंग 9 किलोमीटर्स और स्टेशंस में थाने, विरार और बोईसर तीनों प्रोजेक्ट पे चल रहा है। और जो मुंबई में बीकेसी का जो अंडरग्राउंड स्टेशन है उसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैंने 4 बार जाके उसको विजिट भी किया है। और जो अंडर सी टनल है सर उसमें भी काम चल रहा है बहुत तेजी से। अंडर सी में भी वो भी भारत की पहली अंडर सी टनल होगी। पहली अंडर रिवर टनल बनी कोलकाता में और ये पहली अंडर सी टनल होगी देश की। इसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है सर। और अभी हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो टीम डेलीगेशन आया था उन्होंने भी फील्ड विजिट किया। They were also very satisfied with the work, and this is going to be a major change in the way our people travel, sir. जो नए कॉरिडोर अप्रूव हुए हैं उन कॉरिडोर से भी बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। जैसे मुंबई से पुणे will become a 48-minute journey, Chennai to Bengaluru will become a 73-minute journey, Pune to Hyderabad will become less than 2 hours journey. तो इस तरह से बहुत एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा सर। Now question number 229, Shriman Manas Ranjan Mangraj ji. Honorable Minister. So third supplementary, Dr. Bhim Singh ji. महोदय, उड़ीसा राज्य में ये परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें 21 परियोजनाओं की जानकारी दी गई है कि ये परियोजनाएं ऑन गोइंग हैं। हम जानना चाहते हैं कि इन परियोजनाओं का कोई समय सीमा निर्धारित की गई, समय सीमा बता। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, उड़ीसा में बहुत लंबे टाइम तक उड़ीसा को वंचित रखा गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जिम्मेदारी लेने के बाद से उड़ीसा में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। अगर मैं केवल जो सैंक्शन हुए प्रोजेक्ट्स उनकी भी अगर आपके सामने चर्चा करूं तो नॉर्थ उड़ीसा में जो प्रोजेक्ट हुए हैं, बुरामुरा चाकलिया जो कई वर्षों से डिमांड थी, बादाम पहाड़ से केउंझर ये भी बहुत वर्षों से डिमांड थी, बांगरी पोसी से गोरू महिसाणी ये भी लंबे टाइम से डिमांड थी, ये सैंक्शन हुआ। फिर बोंडामुंडा से रांची की डबलिंग, रांची पास में झारखंड में है, सरडेगा से भालूमुड़ा ये अपना छत्तीसगढ़ में भालूमुड़ा, तो ये भी सैंक्शन हुआ। फिर जो कोस्टल एरिया है सर इसमें देखें, खड़गपुर से विजयनगरम, बेसिकली बंगाल से उड़ीसा होते हुए आंध्रा तक इसका 3rd लाइन सैंक्शन हुई। 4th लाइन का डीपीआर का काम चल रहा है। पैरादीप से बोड़ोबंदो 3rd और 4th लाइन सैंक्शन हुई। पुरी से कोणार्क 3rd लाइन, पुरी से कोणार्क न्यू लाइन सैंक्शन हुई। फिर अगर वेस्टर्न और सदर्न देखें तो संबलपुर से झारपड़ा 3rd और 4th लाइन, झारसुगुड़ा से सासन से सरला 3rd और 4th लाइन, डोंगापोसी से जरोली 3rd और 4th लाइन, झारपड़ा से बुढ़ापंग 3rd 4th लाइन, बुढ़ापंग से सालेगांव 3rd 4th लाइन। फिर जूनागढ़ से नवरंगपुर एकदम नया लाइन सर, ये पूरा ट्राइबल एरिया है और बहुत ज़रूरी था इसमें रेलवे की कनेक्टिविटी देना। तो जूनागढ़ से नवरंगपुर, नवरंगपुर से जयपुर, जयपुर से मलकानगिरी और मलकानगिरी से भद्राचलम, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंप्लीट एक नया रेलवे कॉरिडोर बनेगा। फिर एक मिसिंग लिंक था सर थिरुबाली से गुणुपुर, वो भी सैंक्शन किया। फिर बरगढ़ से नुआपाड़ा भी सैंक्शन हुआ
और कोरापुट से कोटावसला की डबलिंग सैंक्शन हुई, काम सब जगह चल रहा है। कोरापुट से सिंगापुर रोड की डबलिंग भी हुई और विजयनगरम से टिटलागढ़ जो वेस्टर्न उड़ीसा को आंध्र प्रदेश से जोड़ता है सर, उसकी 3rd लाइन का भी सैंक्शन हुआ। बरसुआ से बिमलागढ़ की डबलिंग भी सैंक्शन हुई। और सर जो 50-60 वर्षों से पेंडिंग था प्रोजेक्ट खुर्दा से बोलांगीर, वो आज खुर्दा से 10 पल्ला 106 किलोमीटर कंप्लीट हो गया और बोलांगीर से पूर्णा कटक 120 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। और जो बाकी जो 75 किलोमीटर है उसमें 7 टनल्स हैं, 7 में से 6 कंप्लीट हो गई है, एक और टनल जस्ट अब कंप्लीट होने वाली है। तो ओवरऑल सर उड़ीसा में इन 12 वर्षों में 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का रेलवे ट्रैक्स का काम हुआ है। बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है और अब तो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे बहुत अच्छा कोऑपरेशन श्री मोहन चरण मांझी जी से मिल रहा है। तो ओवरऑल सर उड़ीसा का जो कई वर्षों से निगलेक्ट हो रहा था वो आज उड़ीसा में करीब 91,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। The 4th supplementary, Srimati Sulada Dev. Thank you so much, Honorable Chairman Sir, for giving the permission. माननीय मंत्री जी मेरे उड़ीसा से हैं। माननीय मंत्री जी मेरे जिला कटक के जिलापाल भी रह चुके हैं। उनको उड़ीसा की भौगोलिक स्थिति मालूम है, उनको बोलने का जरूरत नहीं है। और किस तरह से प्रॉब्लम ये भी मालूम है क्योंकि वो कटक में जिलापाल थे। कटक और भुवनेश्वर 2 ट्विन सिटी है, क्योंकि वो वहाँ कटक में हॉस्पिटल्स है और हाई कोर्ट है और भुवनेश्वर हमारा उड़ीसा का राजधानी है। कटक के लोग भुवनेश्वर जाते आते रहते हैं पढ़ने के लिए भी और काम करने के लिए भी। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री मेरे नेता नवीन पटनायक ने 2024 1 जनवरी को मेट्रो रेल के लिए 26 किलोमीटर का कटक और भुवनेश्वर ट्विन सिटी मेट्रो के लिए फाउंडेशन स्टोन ले किए थे 6,255 करोड़ का 20 स्टेशंस को लेके। वो आज तक डबल इंजन हो गया। वो प्रोजेक्ट कहाँ है? वो प्रोजेक्ट कोल्ड स्टोरेज में है या वो लोगों को मिलेगा? क्योंकि मैं इसीलिए बोले हूँ, सार को सब कुछ मालूम है उड़ीसा के बारे में। बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मेरा डिमांड है कि उसको कोल्ड स्टोर से लेके जल्दी से जल्दी लोगों के पास पहुंचाए। थैंक यू सो मच सर। सर अगर आप परमिशन दे तो मैं उड़िया भाषा में जवाब दूं सर। सर मान्यवर सांसद महोदय जो विषय कही कटकरू भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट से विषय जानवा से विषय में कहवाक चाहूँगी सर जे कटक और भुवनेश्वर प्रकृति में गोटे ट्विन सिटी भाया अच्छी आ कटक गोटे जुगे जुगे गोटे प्राचीन सहर अच्छी तार परंपरा तार ऐतिह्य से सहर जहाँ कल्चर अच्छी से कल्चरटा गोटे यूनिक कल्चर अच्छी आ भुवनेश्वर बीइंग द कैपिटल ऑफ द स्टेट सर भुवनेश्वर और कटक को निश्चित भाव कनेक्शन पाई बहुत गुड़ाए प्रोजेक्ट टेकअप करा जाइछि। रिसेंटली गोटे हाईवे 4 लेन हाईवे सेपरेट बायपास करिकी एक्जिस्टिंग हाईवे को गोटे पैरेलल करिकी नुआ गोटे हाईवे सैंक्शन होइछि। एबे गोटे नुआ रेलवे लाइन सैंक्शन होउछि जो गोटे रैपिड रेल नमो भारत रेल चला जाई पारिबो। फ्रिक्वेंटली एवरी हाफ एन आवर कटकरू भुवनेश्वर गोटे ट्रेन चला जाई पारिबो। से बड़ी व्यवस्था डबल इंजन सरकार करुछि। माननीय सांसद महोदय निश्चित भाव जानिछंती जे जेते बेले एई प्रोजेक्टटा टेकअप करा जाइथिला कटक भुवनेश्वर मेट्रो सेते बेले मध्य एई प्रश्न उठितिला जे ओडिशा सम्मान पई आ ओडिशा पई जहाँ सबुठारु भलो सॉल्यूशन हो से ही टेकअप करा जाऊ। जहाँ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सेटा ही टेकअप करा जाऊ। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन रे एट सरफेस जदि करा जाए ताहले सेटा कॉस्ट इफेक्टिव हुए। एलिवेटेड जरा जदि करा जाए पाखापाखि 300 कोटी टंका किलोमीटर पीछा लगे आ सरफेस रे करा जाए हेले 30 कोटी टंका भितर काम हो जाए। आ सॉल्यूशन आम हैला कटक और भुवनेश्वर को कनेक्टिविटी देवाटा से सॉल्यूशन पाई कनेक्टिविटी देवा पाई जदि 30 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर काम हो पारे ताहले कहीं 300 किलोमीटर्स पर
किलोमीटर 300 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर इन्वेस्ट करिबा अल्टीमेटली एटा लोकों को पैसाटा भलो भावे इन्वेस्ट हेबा कथा सेहा आमर मनोवृत्ति अच्छी से कटक आ भुवनेश्वर जहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट अच्छी से हम निश्चित भावे मान्य Now the house stands adjourned to meet at 2 p.m.